इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में आती है। हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं पार्ट्स का, यहाँ पे असेंबल करके इसको बेच देते हैं। लास्ट ईयर हमने चाइना से लगभग $20 बिलियन का इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी का इंपोर्ट किया था। अब ये सब काम हम इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे यहाँ कॉस्ट की बहुत बड़ा इशू है। हमारी इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो कच्चा माल है वो बहुत महंगा मिलता है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है उनकी कमी है। लॉजिस्टिक बहुत चैलेंजिंग है और जो कॉस्ट ऑफ लोन है यानी कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो क्वालिटी रिसोर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी और पानी है वो बहुत कम है, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा कमी है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कंप्यूटर में, सेट टॉप बॉक्स में, इन्वर्टर में लगने वाली पीसी का हम चाइना से सोर्स करते हैं। इसके साथ साथ क्वालिटी मेटल्स जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है और बहुत सारे केमिकल्स हैं, हम उनको चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हमारे लिए ये ज़्यादा वाइबल है कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको CKD या SKD के रूप में चाइना से इंपोर्ट कर सकें। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि चाइना ने अपनी इंडस्ट्री को बहुत सारे इंसेंटिव दिए हुए हैं, जिसकी वजह से उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बनी हुई है, यानी कि वो सस्ते रेट पर हम लोगों को सप्लाई कर सकती है। अब जानते हैं कि CKD और SKD क्या होते हैं। SKD है सेमी नॉकडाउन, यानी कि क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसके बाद उसको कुछ हिस्सों में तोड़ देते हैं, इंपोर्ट करके इंडिया में लाते हैं, उसको फिर असेंबल करते हैं और लोकल मार्केट में बेच देते हैं। कंप्लीटली नॉकडाउन यानी कि CKD में पहले एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसके बाद उसको पूरा डिसमेंटल कर देते हैं, फिर इसको इंपोर्ट करके इंडिया में लाते हैं, असेंबल करते हैं और बेच देते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिसके प्रोडक्ट के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है और आज की जनरेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा अधूरी है। जी हाँ, मोबाइल फ़ोन का मार्केट। और जानते हैं कि यहाँ पे हम चाइना से कैसे बदला ले सकते हैं, क्या हमारे पास मौके हैं कि नहीं है। तो जो इंडिया का मार्केट है वो सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, पर इस मार्केट में भी 72% से ज़्यादा शेयर चाइनीज़ मोबाइल का। अगर आप इंडिया मार्केट को देखें तो हम लोग 8% के हिसाब से हर साल ग्रो कर रहे हैं। और मार्केट को अगर आप 2007 से देखें तो 2007 में नोकिया मार्केट लीडर था, उसके पास ऑलमोस्ट 58% का शेयर था। फिर 2014 के आते आते सैमसंग मार्केट लीडर हो गया और उसमें बहुत सारे इंडियन ब्रांड भी थे, माइक्रोमैक्स था, कार्बन, लावा, फिर मोटोरोला और अदर्स भी हुआ करते थे। 2016 में चाइनीज़ ब्रांड दिखने शुरू हो गए, यानी कि शाओमी था, सैमसंग के साथ वीवो, ओप्पो, ये सब भी आने लगे। अगर आज का मार्केट आप देखें तो चाइनीज़ ब्रांड शाओमी जो है वो नंबर 1 पर है, उसके बाद सैमसंग है, फिर वीवो, ओप्पो, MI, ये सब है। भारतीय जो ब्रांड हैं वो बाज़ार से ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं। अब ऐसा क्या कारण था कि भारतीय बाज़ार जो है वो हमारे ही बाज़ार से बाहर हो गए? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि भारतीय जो फ़ोन है उनमें वैल्यू फॉर मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी कि कस्टमर्स को उसमें वैल्यू फॉर मनी नहीं दिखती थी। फिर ये कंपनियाँ कोई इनोवेशन नहीं करती थी, बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी को हमारे ग्राहकों को दे रही थी। जैसे ही अच्छी टेक्नोलॉजी या अच्छे फीचर्स वाले चाइनीज़ फ़ोन आए, हमारे ग्राहक जो थे वो चाइनीज़ फ़ोन की तरफ शिफ्ट हो गए। वो वैल्यू फॉर मनी भी था, कम कीमत पर उनको ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिल रहे थे। उसके अलावा क्या हुआ कि जियो ने अपनी 4G सर्विस लॉन्च कर दी। अब ये जो हमारे इंडिया के मैन्युफैक्चरर थे उनके पास 3G फ़ोन की बहुत बड़ी इन्वेंट्री थी। अब क्योंकि 4G के फ़ोन आने लगे और इनके पास 3G के फ़ोन थे तो इनका मार्केट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। काउंटर पॉइंट रिसर्च के हिसाब से लास्ट ईयर हमने $13 बिलियन के कंपोनेंट का इंपोर्ट किया है। अगर लोकलाइजेशन की बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। पहले हम 40% SKD पे थे, यानी कि सेमी नॉकडाउन पे थे। अब हम लोग 95% जो है वो CKD के रूप में ला रहे हैं, यानी कि कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट के रूप में। हम प्रोडक्ट को बाहर बनाते हैं, इसको डिसमेंटल करके इंडिया लाते हैं और फिर असेंबल करके इसको बेच देते हैं, पर इसमें कोई बुराई भी नहीं है। IDC के हिसाब से 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं मोबाइल के, जिसमें चिपसेट, मेमोरी और डिस्प्ले है। तो चिपसेट और मेमोरी के लिए बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी चाहिए और कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन वॉटेज चाहिए, और हमें ऐसे हाई स्किल लेबर चाहिए जो ऑटोमेटिक मशीन पर क्लोज और वैक्यूमेटिव एनवायरनमेंट में काम कर सके। इसीलिए हमें ये सारी की सारी चीज़ें साउथ कोरिया से, ताइवान से और चाइना से मंगानी पड़ती है। इंडिया से हम क्या क्या चीज़ें सोर्स करते हैं, जिसमें बैटरी है, चार्जर है और पैकेजिंग मटेरियल है। अभी IDC के हिसाब से हमारे यहाँ भारत में एक तो स्किल की बहुत कमी है और उसके साथ साथ लॉजिस्टिक बहुत चैलेंजिंग है। इंडिया में रिसोर्सेज लाइक वाटर और
इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी कमी है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ R&D हब्स नहीं है जो प्रोडक्शन को प्रमोट करें बाय शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। इसीलिए इस टाइम हमारे लिए कोई बुराई नहीं है कि अगर हम पार्ट्स को बाहर से सोर्स करें और उसको असेंबली करके इंडिया में बेचें। अब हमारी इन कमियों को हम कैसे दूर कर पाएंगे? तो इसके लिए हमें सीख के इनको दूर करना पड़ेगा और उसके लिए फॉरेन बॉडीज़ को इन्वेस्टमेंट करना इंडिया में बहुत ज़रूरी है। जितने भी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने इंडिया में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट का इन्वेस्टमेंट भी किया है। Xiaomi ने 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई हैं और हमारे यहाँ के लगभग 25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। OnePlus जो है वो 1,000 करोड़ रुपए लगा के एक R&D फैसिलिटी बना रहा है हैदराबाद में, जो उसके ग्लोबल प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके साथ साथ उनकी जो नोएडा की फैसिलिटी है उसको भी वो एक्सपेंड कर रहे हैं, जहाँ पे 10,000 लोगों को रोजगार अभी देंगे और आगे चल के 5,000 लोगों को रोजगार और मिलेगा। सैमसंग ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी ग्रेटर नोएडा में लगाया है। वीवो 6 कंपनियों के साथ मिलकर लगभग 3500 करोड़ रुपए लगा के एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है, क्लस्टर बना रहा है ग्रेटर नोएडा में। इसके साथ साथ OnePlus ने इंडिया से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और वीवो भी प्लान कर रही है इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट हब बनाने का। अब हम बात करते हैं कैसे सेक्टर की जिसने बहुत सारा चेंज देखा है और आपको मारुति 800 के ज़माने से निकाल के आज एक ऐसे समय में ले आया है जहाँ पे हमारे पास चॉइसेस की कोई कमी नहीं, नई नई तरीके की गाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के भी बहुत सारे प्राउड मूवमेंट हैं, जैसे कि हम लोग ट्रैक्टर बनाने में और 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स बनाने में नंबर 1 है। हमारा बजाज और हीरो मोटर हर जगह अपना करिश्मा दिखा रहे हैं। बसेस को बनाने में हम 2nd नंबर पर हैं और हैवी ट्रक्स को बनाने में हम 3rd नंबर पर हैं। अगर हम पैसेंजर कारों की बात करें तो हम लोग 4थे नंबर पर हैं। हमारी जीडीपी में एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी है ऑटोमोबाइल सेक्टर की, लगभग 7.1% शेयर है उसका हमारी जीडीपी में और हमने लगभग 35 मिलियन लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है। लास्ट ईयर लगभग 3.5 मिलियन यूनिट्स का हमने एक्सपोर्ट किया है। पर बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि हमारा जो इंपोर्ट था वो 10 गुना ज़्यादा था हमारे एक्सपोर्ट से। और यहाँ भी हमने गलत बात करी कि हमने चाइना से भी इंपोर्ट किया है और वो भी $4 बिलियन के आसपास का है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चाइना में जो इनपुट्स हैं उनकी कॉस्ट में और भारत में जो इनपुट है उनकी कॉस्ट में लगभग 10% की डिफरेंस है। इसके अलावा हमारे यहाँ हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है। अब कौन कौन सा सामान हमें लेना पड़ता है, जैसे जिसमें स्टीयरिंग सिस्टम आता है, लाइटिंग सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, जिनको हमें चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। इतने साल काम करते करते हमारे मैन्युफैक्चरर्स ने चाइना में एक बहुत बढ़िया सप्लाई बेस बना लिया है। अगर हम इंटीग्रेटेड कास्टिंग की बात करें तो हमारे यहाँ डिज़ायर क्वालिटी नहीं है और रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, 20% है, जबकि चाइना में से 3% है। इसका क्या मतलब है? मतलब हम लोग वेस्टेज ज़्यादा करते हैं। इंटीग्रेटेड कास्टिंग से जो एल्यूमिनियम एलॉय व्हील्स हैं वो बनाए जाते हैं और उनको तमाम नई नई शेप में बनाया जा सकता है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो क्या करते हैं, एक लोकल शॉप पे ले जाके इसको अपग्रेड कराते हैं। वो आफ्टर मार्केट है, वहाँ पे उस मार्केट में स्टैंडर्ड का कोई चेक नहीं, यानी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सब स्टैंडर्ड माल आता है जो चाइना से आता है, जिस पे रोक लगना बहुत ज़रूरी है। संसार भर में जो गवर्नमेंट है वो अब स्ट्रेस दे रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर और हमारी गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जोर दे रही है। चाइना जो है वो बैटरी में और इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिसको ईवी बोलते हैं उसमें बनाने में नंबर 1 है और लगभग 60% चाइना से ही आता है। खेती में इस्तेमाल होने वाला पेस्टिसाइड और यूरिया के लिए भी हम चाइना पे डिपेंडेंट है और वो हमारे इंपोर्ट चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम रॉ मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल चीप मिलता है। 15 टेक्निकल पेस्टिसाइड हैं जिनका हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। अगर यूरिया की बात करें तो 10% हिस्सेदारी है यूरिया के बाजार में। कोरोना वायरस से रिलेटेड जो शटडाउन हुआ है उसकी वजह से सप्लाई की कमी हो गई और हमारे यहाँ सप्लाई कांस्टेंट हो गया। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर अगले सीजन तक ये ठीक नहीं हुआ तो हमारे यहाँ प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सोलर मॉड्यूल्स की बात करें तो 70% हमारा चाइना से आता है और वर्ल्ड की अगर आप बात करें तो 80% चाइना से आता है। तो हमेशा समझदारी होगी कि हम चाइना से ही लें। अगर हम किसी और पार्टनर को सर्च करते हैं तो हमारे यहाँ डिले हो जाएगा प्रोजेक्ट को कमीशन करने में, जो लगभग 4 से 6 महीने तक के बीच का होगा। अब जानते हैं कुछ और सेक्टर्स के बारे में जहाँ पे हम चाइना से बदला ले सकते हैं। केमिकल उसमें एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें 80,000 के आसपास कमर्शियल प्रोडक्ट होते हैं और $30 बिलियन का ट्रेड है इंडिया और चाइना के बीच में। अब हम ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्यों मंगाते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो सस्ते हैं और वहाँ पे बहुत ही लिबरल क्रेडिट फैसिलिटी है हमारे इंपोर्टर्स के लिए 6 महीने तक के लिए। इसके अलावा हम चॉइस का भी इंपोर्ट करते हैं जिसका 85% शेयर चाइना का है।
यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत बड़ा चंक सब स्टैंडर्ड टॉयज़ का होता है जो हेल्थ हैज़ार्ड करते हैं और उन पे रोक लगना ज़रूरी है। अगर आप चाइनीज़ को ट्रैवल हिस्ट्री देखें तो भारत से लोग चाइना में ट्रैवल करने ज़्यादा जाते हैं बजाय चाइना से इंडिया में ट्रैवल करने के। 2015 से 19 के बीच में जो चाइना का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो 1.8 बिलियन डॉलर्स का था भारत में। अब कौन कौन से सेक्टर को फ़ायदा पहुंचा था, तो उसमें ऑटोमोबाइल शामिल है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट शामिल है, बुक प्रिंटिंग शामिल है और सर्विसेज शामिल है। करीब 800 कंपनियां इस टाइम चाइनीज़ जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं इंडिया में और उनकी 75 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं। ये कंपनियां कंज्यूमर अप्लाइंसेस में काम कर रही हैं, ऑटोमोबाइल में काम कर रही हैं, ऑप्टिकल फाइबर में काम कर रही हैं, इस तरीके से कई सारे और सेक्टरों में काम कर रही हैं। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो किसी भी कंट्री से आए, चाहे चाइना से आए और चाहे किसी भी कंट्री से आए, वो हमेशा वेलकम होना चाहिए क्योंकि इससे हमारे रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है। इससे नॉलेज और जो टेक्नोलॉजी है उसका शेयरिंग होती है, वो वहाँ से हम लोगों को सीखने को मिलती है, उनकी एक्सपर्टाइज से हमें फ़ायदा मिलता है। इसके साथ साथ हमारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में रेवेन्यू भी मिलता है। अब बात करते हैं हमारी कन्वीनियंस की, यानी कि मोबाइल ऐप्स की, जिनकी वजह से हमारी लाइफ बहुत कन्वीनियंट हो गई है। चाहे ओयो हो, चाहे ओला हो, चाहे जोमेटो हो या फ्लिपकार्ट हो, सभी ने हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया है। घर बैठे हम अपने लिए होटल बुक कर सकते हैं, खाना मंगवा सकते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। 30 में से 18 स्टार्टअप में चाइना का पैसा लगा हुआ है। स्क्रॉल डाउन के हिसाब से 2019 में हमारी इन्हीं स्टार्टअप ने 2000 करोड़ से लेकर 6000 करोड़ रुपए तक का पैसा गंवाया है। इतना पैसा गंवाने के बाद इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और चाइना से आया हुआ इन्वेस्टमेंट इनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नियम चेंज करने से हमारी क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन दोनों पे असर पड़ेगा। कोई भी इन्वेस्टर 10 बार सोचेगा इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। इस टाइम हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन चल रहा था और कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन जो लगाया गया उसकी वजह से ये स्थिति और ख़राब हो गई। इस टाइम हमें फंड्स की ज़रूरत है। किसी भी देश का ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ख़राब हो सकता है। इस वीडियो का मकसद है कि हम आपको बता सकें कि बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट एक सही तरीका नहीं है। इस टाइम हमारी चाइना के ऊपर डिपेंडेंस काफ़ी है और ऐसा करने से हमारा खुद का ही नुकसान होगा। सप्लाई शॉर्टेज की वजह से प्राइस राइज भी हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।